हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम रेखाखंड, रेखा और विभिन्न प्रकार के कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे आपको सबसे पहले जानना है कि हमें रेखा कैसे प्राप्त होती है। ये एक बिंदु और ये हमको दो बिंदु दिए हुए हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो जो प्राप्त होने वाली आकृति है उसे हम कहते हैं रेखाखंड। इस तरह से अगर इस रेखाखंड के हम दोनों ओर अनंत तक बढ़ाएं, ये रेखाखंड है, इसको हम दोनों ओर बढ़ा रहे हैं अनंत तक। अपरिमित रूप से अगर इसे बढ़ाया जाए तो बनने वाली आकृति कहलाती है रेखा। अगर इस रेखा के एक और तीर का निशान लगाओ, अर्थात एक और यह अनंत तक जा सकती हो या एक ही दिशा में जा सकती हो, इधर भी हो सकता है वो तीर और वो तीर का निशान इधर भी हो सकता है, तो इन्हें हम कहते हैं किरण। तो इस तरह से कभी भी आप ज्यामिति का अध्ययन प्रारंभ करेंगे तो आपको सबसे पहले ये तीन परिभाषाएं आना बहुत जरूरी है। जैसे ये रेखाखंड है, तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषाओं के बारे में जानकारी करते हैं और इन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो दो बिंदु थे, उनको हमने मिलाया, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। दूसरे नंबर पे है रेखा की परिभाषा। तो दूसरा है अपना बिंदु रेखा। यदि रेखाखंड को दोनों ओर अपरिमित रूप से बढ़ाया जाए, अपरिमित अर्थात अनंत तक, तो इस तरह से रेखा की परिभाषा हो गई। यदि रेखाखंड को, ये रेखाखंड है, इसको दोनों ओर अपरिमित रूप से अर्थात अनंत तक बढ़ा रहे हैं तो जो प्राप्त आकृति होती है वो कहलाती है हमारी रेखा की आकृति। इसी प्रकार यदि एक ही तरफ बढ़ाया जाए, दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं या बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे किरण। अर्थात किसी रेखाखंड को एक और अपरिमित रूप से बढ़ाने पर
प्राप्त आकृति किरण कहलाती है। तो इस तरह से ये तीन परिभाषाएं हो गई हैं हमारी इन तीनों आकृतियों पर आधारित। तो इस तरह से आप तीनों आकृतियों में अंतर भी कर सकते हैं कि ये तो इसके अंत्य बिंदु है, अर्थात यहाँ पर ये शुरू हुआ तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। रेखा में कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता है, अर्थात ये दोनों तरफ अनंत रूप से चलती हैं, जबकि किरण में एक और अंत्य बिंदु होता है और एक और ये अपरिमित रूप से चलती है। तो इस तरह से आप इन तीनों में चित्र बना के अंतर भी बता सकते हैं और ये तीनों परिभाषाएं भी लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे एक और परिभाषा हम लिख सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं कोण। तो देखिए कोण की परिभाषा किस प्रकार बनती है। मान लीजिए दो रेखाखंड हैं, एक रेखाखंड है ए बी और एक रेखाखंड है सी डी। ये दोनों इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया ओ बिंदु। तो यहां पर आप देखिए इस जगह ये जो बिंदु है चार भागों में बटा हुआ है। ये जो चारों भाग होते हैं ये भाग कहलाते हैं कोण। अर्थात जहां पर दो रेखाखंड मिलते हैं या रेखाएं मिलती हैं तो उस बिंदु पर किसकी आकृति बनती है, कोण की आकृति बनती है। दो रेखाओं या रेखाखंडों के मिलने पर बनी आकृति कोण कहलाती है। तो इस तरह से जो हमने अभी चित्र बनाया उसमें हमको दिख रहा है कितने कोण बन रहे हैं कुल मिला के। यहां पर बन रहे हैं कुल मिला के हमारे पास में चार कोण। देखिए कैसे बन रहे हैं, चारों कोणों के नाम कैसे लिख सकते हो आप। जैसे ये रेखाखंड थे हमारे, इनके भी आप नाम दे सकते हैं कुछ भी। इसका नाम दे दिया आपने ए बी, इसका नाम दे दिया आपने रेखा का सी डी, किरण का नाम दे दिया आपने ई एफ। ऐसे ही यहाँ पर जो दो रेखाखंड हैं ए बी और सी डी वो परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं बिंदु ओ पर। तो यहाँ पर देखिए अब चार कोण बन रहे हैं। ये जो कोण है इसका नाम होगा, यहाँ से शुरू हुआ हमारा रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोण ए ओ सी। इस तरह से देखिए आप यहाँ पर बन रहा है कोण ए ओ डी। फिर देखिए यहाँ बन रहा है कोण बी ओ सी और यहाँ बन रहा है नीचे की तरफ कोण बी ओ डी। तो इस तरह से आप इनका नाम भी लिख सकते हैं कि आकृति में चार कोण हमको दर्शाए गए हैं, चार कोण हैं जिनके नाम देखिए किस तरह से हम नाम लिखना है। जो कोण होता है उसको हम, उसका प्रतीक होता है ये ऐसे निशान। जो ये निशान होता है एल को थोड़ा सा झुकाना पड़ता है हमको, तो बनता है कोण का निशान। आप शुरू कर सकते हैं कहीं से भी, चारों में से कोई से भी कोण का नाम पहले लिख सकते हैं। कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी, कोण बी ओ डी और चौथा कोण बन रहा है कोण डी ओ ए। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो बिंदु बीच में आता है हमेशा। देखिए यहाँ बीच में ओ है, चारों में बीच में बिंदु ओ है, अर्थात जो हमारा कोण बन रहा है वो बिंदु ओ पर आता है। और वो बिंदु कहां पर आना चाहिए, हमेशा बीच में आना चाहिए दोनों के, तभी वो कोण का नाम पूरा हो जाएगा, कोण ए ओ सी। पांचवी हमारी परिभाषा है न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य वाले कोण को ही
न्यून कोण कहते हैं। तो इसको उदाहरण कैसे हो सकता है? 0 से 90 के बीच में, ध्यान कीजिए, 1 2 3 से लेकर 89 अर्थात 89 तक के कोण को हम कहते हैं न्यून कोण। छठी परिभाषा है हमारे समकोण। तो समकोण में ध्यान रखना है 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अर्थात एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगली हमारी कोण की ही परिभाषा है अधिक कोण। तो अभी आपने देखा 0 से 90 के मध्य वाला कोण कहलाता है न्यून कोण, और जो फिक्स 90 डिग्री का कोण होता है वो कहलाता है समकोण। अब 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम वाला होता है अधिक कोण। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे 91 डिग्री, 105 डिग्री, 115 डिग्री, 135 डिग्री, 175 डिग्री, 178 डिग्री, ये सब कहलाएंगे अधिक कोण। इसके बाद में है हमारा 8वां सरल कोण। सरल कोण का दूसरा नाम है ऋजु कोण। सरल कोण को हम ऋजु कोण भी कह सकते हैं। इसको परिभाषित किस प्रकार करेंगे, देखिए, सरल कोण, इसका दूसरा नाम है ऋजु कोण। जैसे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, ऐसे ही 180 डिग्री के कोण को कहते हैं हम सरल कोण। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे कुछ परिभाषा हो गई। इन परिभाषाओं में हमने देखा रेखा, रेखाखंड, किरण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण। अब हम करते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के कोणों का अध्ययन। अर्थात कुछ विशिष्ट प्रकार के कुछ कोण होते हैं हमारे, जिनमें पहला है पूरक कोण। इसकी परिभाषा हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग नब्बे डिग्री होता है तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। तो इसको हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब दो कोणों की मापों का योग 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण कहलाते हैं और प्रत्येक कोण दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे हम जान सकते हैं उदाहरण इसका, साठ डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है, या इसे हम लिख सकते हैं कि 30 डिग्री का पूरक कोण
60 डिग्री होता है। दोनों एक ही बात है, लेकिन ध्यान रखना है कि एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात 60 का पूरक 30 है तो 30 का पूरक क्या हो गया 60। तो अब हम कुछ इस पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है, वो ये है कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? तो न्यून कोण का मतलब है 0 और 90 के मध्य के कोण। कि क्या दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? तो इसका जवाब हम दे रहे हैं कि हो सकते हैं, क्योंकि जैसे एक न्यून कोण 45 है, दूसरा न्यून कोण भी 45 है, तो दोनों का योग हो गया 90 डिग्री। या एक 46 है और एक 44 है, तो इसका योग भी हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से दो न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं पॉइंट बना के, दो न्यून कोण परस्पर पूरक कोण भी हो सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उनका योग 90 डिग्री होगा तो वो हो सकते हैं पूरक कोण। तो देखिए, जैसे एक तो उदाहरण आपके सामने है ही, 60 का 30, दोनों का योग कितना है 90 डिग्री। एक कोण 44 डिग्री है, एक कोण है 46 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है और न्यून कोण भी है। एक हमारा कोण हो गया 53 डिग्री और एक हो गया कोण 37 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। एक कोण हो गया हमारा 13 डिग्री और एक कोण हो गया 77 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है। तो इस तरह से जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो कहलाते हैं पूरक कोण, और दो न्यून कोण परस्पर पूरक कोण भी हो सकते हैं। और दूसरा हमारा प्रश्न बन रहा है इसी में एक और, कि क्या दो अधिक कोण भी एक दूसरे के पूरक कोण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि दो अधिक कोण कभी भी एक दूसरे के पूरक कोण नहीं होंगे, क्योंकि अधिक कोण का मान होता है 90 डिग्री से अधिक। तो जब हमारे पूरक कोणों का योग ही 90 डिग्री होता है तो अधिक कोण पर होने पर यह संभावना खत्म हो जाती है कि वो पूरक कोण होंगे। तो लिख सकते हैं हम कि दो अधिक कोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूरक कोण का योग ही कितना होता है 90 डिग्री। क्योंकि अधिक कोण क्या होता है 90 से अधिक होता है। इसी प्रकार कि क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। समकोण का मान अभी हमने देखा था, पढ़ा भी था कि 90 डिग्री के कोण को ही हम क्या कहते हैं, समकोण होते हैं। तो जब एक समकोण 90 डिग्री का है तो दो समकोण हो जाएंगे मिलकर 90 और 90 180 डिग्री। तो इसलिए दो समकोण भी पूरक कोण नहीं होंगे। तो यहां पे लिख देंगे हम, दो समकोण एक दूसरे के पूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने पूरक कोण पर आधारित विभिन्न बातों का अध्ययन किया। जो हमारी पाठ्य पुस्तक है इसमें ऐसे ही आपको प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न चित्रों में दिए गए होंगे, कुछ प्रश्न ऐसे डायरेक्ट दिए गए होंगे। तो उनको आप इस परिभाषा के आधार पर, उदाहरण के आधार पर हल कर सकते हैं। अगला है हमारा समपूरक कोण। इसकी परिभाषा निम्न प्रकार कर सकते हैं, जिन दो कोणों की
मापों का योग 180 डिग्री होता है, वे कहलाते हैं एक दूसरे के संपूरक कोण। जिन दो कोणों की मापों का योग 180 डिग्री होता है, परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे इसका 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री होगा, या 60 डिग्री का संपूरक कोण 120 डिग्री होगा। तो यहां हमने देखा कि जिन दो कोणों की मापों का योग होता है 180 डिग्री, वो कहलाते हैं संपूरक कोण। जैसे 60 और 120, और 60 का संपूरक कोण 120 डिग्री और 120 डिग्री का संपूरक कोण 60 डिग्री। अब इस पर ही आधारित हमारा एक प्रश्न है सामान्य ज्ञान का कि क्या दो अधिक कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। तो अभी आपको बताया था कि अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से अधिक के कोण। तो अगर हमने एक कोण लिया 91 डिग्री और दूसरा कोण लिया 92 डिग्री, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 183 डिग्री। तो इस तरह से दो अधिक कोण कभी भी संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे कि दो अधिक कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका योग 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, और 180 डिग्री से अधिक होते ही वो संपूरक कोण नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार एक और प्रश्न हो सकता है कि क्या दो न्यून कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। दो न्यून कोण अर्थात 90 डिग्री से कम वाले कोण संपूरक कोण हो सकते हैं। तो देखिए 90 डिग्री से कम सबसे बड़ा कोण होता है 89 डिग्री। तो हमने 89 डिग्री में 89 डिग्री जोड़ा तो भी हमें योग कितना प्राप्त होने वाला है, 178 डिग्री। अर्थात दो न्यून कोण भी कभी भी संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे दो न्यून कोण कभी भी संपूरक कोण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका योग ही 180 डिग्री से कम रह जाएगा, और जब योग 180 डिग्री से कम रह जाएगा तो वे संपूरक कोण नहीं कहलाएंगे। इसी तरह से तीसरा प्रश्न कि क्या दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं हाँ में, क्योंकि समकोण कितने डिग्री का होता है, हाँ 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री और 90 डिग्री को जब हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं हम कि दो समकोण संपूरक कोण हो सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में हम 90 डिग्री जब जोड़ेंगे तो हमें उन दोनों का योग प्राप्त होगा
80 डिग्री। तो इस तरह से दो समकोण समपूरक कोण होंगे। इसी पर आधारित हमारे कुछ और प्रश्न है। हमको समपूरक कोण कैसे ज्ञात करना है, जैसे हमको दिया गया है एक कोण 100 डिग्री का, तो हमको ज्ञात करना है 100 डिग्री का संपूरक कोण। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। 100 डिग्री का संपूरक कोण, जिस भी कोण का आपको संपूरक कोण ज्ञात करना है उसको आप 180 डिग्री में से घटा दीजिए, क्योंकि दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक कोण आपको मालूम है 100 डिग्री, तो दूसरा कोण हो जाएगा संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से 100 डिग्री का संपूरक कोण हो गया 80 डिग्री। इसी प्रकार एक और प्रश्न करते हैं। 55 डिग्री का संपूरक कोण। जब 55 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करेंगे तो भी हमें क्या करना है, उसको 180 में से घटाना है। तो 180 माइनस 55 डिग्री। तो देखिए इकाई में से इकाई घटाएंगे, 0 में से 5 नहीं घटेगा तो यहां से उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। फिर यहाँ था 8, लेकिन हमने हासिल लिया तो 7 रह गया। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2, और 1 रह गया ऐसे के ऐसे ही। तो इस तरह से 55 डिग्री का संपूरक कोण होगा 125 डिग्री। कोणों का हमारा अगला विशिष्ट कोण का प्रकार है आसन्न कोण। आपने देखा होगा कार का स्टीयरिंग अर्थात जिससे हम कार पर कंट्रोल करते हैं कि कार किस दिशा में जानी चाहिए और किस में नहीं जानी चाहिए, वो कहलाता है कार का स्टीयरिंग। तो ये स्टीयरिंग में आपको दिख रहा होगा ये 3-4 जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये एक तरह से कोण बना रहे हैं और परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे इन दोनों में देखिए ये उभयनिष्ठ है, इन दोनों में देखिए ये उभयनिष्ठ है, इन दोनों में ये उभयनिष्ठ है, इन दोनों में ये उभयनिष्ठ है। तो इसी प्रकार से हम आसन्न कोण को परिभाषित कर सकते हैं। आसन्न कोण मतलब ऐसे कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, वो कहलाते हैं परस्पर आसन्न कोण। तो देखिए किस तरह से परिभाषा करते हैं इसकी। ऐसे कोण जिनमें परस्पर एक उभयनिष्ठ भुजा और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, वे आसन्न कोण कहलाते हैं। जैसे अभी आपको एक चित्र और बनाते हैं बिल्कुल आसान। ये जो चित्र बनाया था अभी स्टीयरिंग का, ये तो आपने सबने दैनिक जीवन में देखा होगा, क्योंकि कार, ट्रक, जिसने भी 4 पहिए वाली गाड़ी देखी है अधिकतर उसमें आपको ये स्टीयरिंग दिखता है, क्योंकि वो पहिए हमारे इससे ही कंट्रोल होते हैं। तो इसको हम एक साधारण चित्र ले लेते हैं। जैसे ये एक रेखा है और यहाँ पर एक रेखा ऐसे है, तो ये 2 कोण बन रहे हैं। देखिए ए बी एक रेखाखंड और इधर ये है एक सी और डी रेखाखंड। तो जब ये 2 रेखाखंड मिल रहे हैं देखिए अपने, तो यहाँ पर 2 कोण बन रहे हैं अपने, और दोनों कोणों में देखिए इस कोण का नाम होगा ADC और इसका नाम होगा BDC। तो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो बिंदु है ये क्या है, यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ शीर्ष। और ऐसे ही जब हम इन कोणों के नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका नाम CDA और इसका नाम लिखेंगे CDB। तो इन दोनों में देखिए CD भुजा आ रही है, तो ये कहलाएगा उभयनिष्ठ भुजा।
तो इस तरह से इस चित्र को देखकर आप इस परिभाषा को बिल्कुल अपने मस्तिष्क में स्थित कर सकते हैं कि ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, ये आकृति कैसे भी हो सकती है, किसी तरह भी इसको घुमा सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों कोणों में जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो दोनों में उभयनिष्ठ आएगा, और जो भुजा उनसे दो कोण बना रही है वो भुजा भी क्या आएगी, उभयनिष्ठ आएगी। तो लिख सकते हैं चित्र में कोण ADC व कोण BDC, जिस बिंदु पर कोण बनता है, ध्यान है आपको, वो बिंदु हमेशा बीच में आना चाहिए। तो कोण ADC व कोण BDC परस्पर आसन्न कोण हैं, जिनमें उभयनिष्ठ भुजा हमारी कौन सी है, CD, और उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है, BD। तो इस तरह से हमने कुछ ये विशिष्ट कोण पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्नावली में इन पर ही आधारित सवाल हमको करने को मिलेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। इसको आप बहुत ध्यान से देखें और अपनी कॉपी में बहुत ध्यान से लिखें, जिससे आपको आने वाले सेशंस में ज्यामिति बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके।